नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं हूं पूनम यादव। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन सॉइल्स यानी भारत की मिट्टियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि मृदा किसे कहते हैं या मिट्टी किसे कहते हैं। तो सरल भाषा में अगर कहें तो मिट्टी सरफेस की ऊपरी लेयर होती है, एक चट्टानी चूर्ण होता है। ठीक है, तो चट्टानी चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है? जो बेसिक रॉक्स होती हैं, जो मूल चट्टान होती हैं, उसका अपर्दन या अपक्षय होने के बाद में या व्रत संचलन होने के बाद में चट्टानी जो चूर्ण बनता है या फिर बारीक बारीक महीन कणों में जो चट्टान टूट जाती है, उसके कारण से मृदा का निर्माण होता है। और इसी के साथ में ज्वालामुखी प्रोसेस के बाद में भी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो विस्तारित रूप से हम इसे देख लेते हैं कि जैवमंडल का एक अत्यंत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। वनस्पति के उगने, बढ़ने और फसल के पकने तक जो पोषण प्रदान करती है वो मृदा है। ठीक है, वनस्पति अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से ही पोषण लेते हैं और आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। तो मृदा किसे कहते हैं? नेक्स्ट बार देख लीजिए। मिट्टी भूतल पर पाई जाने वाली एक ऐसी लेयर है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने के बाद में खनिजों के अंश यानी टुकड़े या कण होते हैं। इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं उनके गलने सड़ने के बाद में या अपघटन होने के कारण से जीवों का जो एक ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक ब्लैक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके अंदर जीवों और वनस्पति के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं या कण होते हैं जो अपघटन की प्रक्रिया के बाद में बना होता है। तो जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है वो मृदा उतनी ही अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो मृदा में क्या होता है? ह्यूमस यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों की मात्रा भी मिलती है और जल इसमें विद्यमान होता है। और गैस के मिश्रण होने के बाद में लाखों वर्षों की प्रोसेस के बाद मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? एक बेसिक रॉक्स होती है जिससे खनिज है वो टूटते हैं बारीक महीन कणों में, और इसी के साथ में ही जो जीवों के अंश या फिर वनस्पति के जो अंश होते हैं वो क्या करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जीवांश मिट्टी के अंदर विद्यमान होते हैं और इसके साथ में ही जल मृदा के अंदर पाया जाता है और इस प्रकार से एक प्रोसेस के बाद में मृदा का निर्माण होता है। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मिट्टी का निर्माण करने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं जो प्रभावित करते हैं मृदा के निर्माण को, तो सबसे पहले आता है उसमें उच्चावच। इसे आप कह सकते हैं धरातल की प्रकृति। मीन्स पर्वतीय धरातल है या पठारी है या मैदानी है। किसी स्थान का सरफेस कैसा है ये प्रभावित करेगा कि वहां की मृदा कैसी है। जैसे उच्च पर्वतीय मृदा मिलती है, पठारी मृदा है या फिर मैदानी जैसे कि जलोढ़ मृदा प्राप्त होती है। तो धरातल का जो ढाल है वो बताएगा कि वहां की मृदा किस प्रकार की निर्मित होगी। इसके साथ है मूल पदार्थ। इसे आप समझ सकते हैं चट्टान के रूप में। ठीक है, तो जहां जिस स्थान की बेसिक रॉक्स जैसी होंगी वहां की मिट्टी इसी प्रकार की मिलेगी। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। ठीक है, इन्हीं चट्टानों के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है जलवायु। तो ये महत्वपूर्ण कारक है जो प्रभावित करता है किसी स्थान की मृदा को। तो ये मृदा अगर किसी स्थान की जलवायु है वो आर्द्र है या फिर शुष्क है। ठीक है, तो जिन स्थानों पर आर्द्रता अधिक होती है या वर्षा की प्राप्ति अधिक होती है उन क्षेत्रों की मृदा में नमी अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आर्द्र क्षेत्रों की जो मृदाएं होती हैं उनमें खनिज घुलकर रिस कर पानी के साथ में धरातल के अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार से लाल मिट्टी ऐसे क्षेत्रों पे पाई जाती है। शुष्क मृदा शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा का नाम है
शुष्क मृदाएं, तो शुष्क मृदाओं में क्या होता है, ये लवणीय मृदाएं होती हैं, नमकीन होती हैं, ठीक है, नमकीन या फिर लवणीय मृदाएं होती हैं। इसमें वर्षा की प्राप्ति कम होने के कारण से सभी खनिज हैं वो ऊपरी लेयर में रह जाते हैं और निक्षालन नहीं होता है। आर्द्र क्षेत्रों में क्या होता है, निक्षालन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वनस्पति और अन्य जीव जंतु। तो सम्मिलित रूप से आप अगर इसे देखें कि वनस्पति का आवरण किसी स्थान पर अधिक है या फिर जीव जंतु किसी स्थान पर पाए जा रहे हैं, तो इन सम्मिलित रूप से इनसे किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ब्लैक मटेरियल होता है जिसमें जीवों के अंश अधिक पाए जाते हैं या वनस्पति के अंश अधिक पाए जाते हैं, अर्थात ऐसे प्रदेश जहां पर वनस्पति का आवरण अधिक है या फिर जीव अधिक वहां पर निवास करते हैं, तो उनके मरने के बाद में या अपघटन के बाद में जीवांश की प्राप्ति है मृदा के अंदर अधिक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट कारक है इसका समय। तो समय एक महत्वपूर्ण कारक है। बेसिक जो रॉक्स होती हैं, जितनी पुरानी चट्टानें होती हैं, तो मृदा का निर्माण तीव्रता से होता है, ठीक है। इसी के साथ में देखिए प्राकृतिक आपदाएं भी प्रभावित करती हैं मृदा को, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ और सूखा, ठीक है। ज्वालामुखी प्रोसेस से काली मिट्टी का निर्माण होता है और बाढ़ के कारण से किसका निर्माण होता है, दो प्रकार की मिट्टियां, जो खादर और बांगर, ठीक है, यानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है बांगर प्रदेश में और खादर जो मिट्टी होती है वो नई मिट्टी होती है, ठीक है। जो नई बाढ़ जिस प्रकार से आती है प्रतिवर्ष अपनी निक्षेप जमा करती है और इसी के कारण से निर्माण होता है खादर मिट्टियों का। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि मृदा की जो लेयर्स होती हैं, प्रोफाइल होती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मृदा की परतें हैं वो समानांतर रूप से क्षैतिज फैली हुई होती हैं, ठीक है। जब हम उन्हें वर्टिकल काट के देखें तो मृदा की प्रोफाइल है वो परिच्छेदिका है वो साफ साफ नजर आती हैं। तो कैसे दिखेंगी वो, हमें जो बेसिक रॉक्स होती हैं इनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको ए परत कहते हैं, इससे नेक्स्ट बी परत होती है, फिर सी परत होती है और इसके लास्ट में डी नाम दिया है। ये कोई लेयर नहीं है, ये बेसिक सेल होती है, ठीक है। ये मूल चट्टान होती है जिससे मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसको हमने ए परत का नाम दिया है वो कौन सी है, वो टॉप सॉइल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। टॉप सॉइल के नाम से जानी जाती है। जितने भी जीवों के अंश पाए जाते हैं वो ए परत में पाए जाते हैं, ठीक है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो ए लेयर की ही होती है। इसके बाद जो बी लेयर होती है उसको कहा जाता है उप मृदा का क्षेत्र या फिर सब सॉइल। ए लेयर में जितने खनिजों की प्राप्ति होती है वो खनिज घुल करके नीचे जाते हैं, यानी निक्षालन की प्रक्रिया जब होती है, जब खनिज घुलकर नीचे जाते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं फिर हमें बी परत में। तो खनिजों का घुलकर नीचे जो आती हैं जब, तो वो बी लेयर में प्राप्त होते हैं। इसी के कारण से इसे इलुवेटेड जोन कहा जाता है या फिर इसे क्या कहते हैं, निक्षालित परत कहते हैं इसे, ठीक है। सभी खनिज यहां पर ही प्राप्त होते हैं। सब सोइल वाला एरिया होता है ये। नेक्स्ट है सी लेयर। तो सी लेयर में क्या होता है, जब डी परत होती है, यानी ये डी परत नहीं होती है, बेसिक रॉक्स होती हैं, इनका अपक्षय और अपर्दन होता है, ठीक है। जब बेसिक रॉक्स टूटती हैं तो सबसे पहले जो मृदा का निर्माण होता है वो सी लेयर वाली मृदा का निर्माण होता है। तो प्राथमिक जो मृदा है
वो सी लेयर की मृदाएं हैं। ठीक है, तो प्राथमिक जो मृदाएं हैं, जो प्राथमिक स्टेज है मृदा के बनने की, वो सी लेयर में होती है। बेस चट्टान जो है उसका अपक्षय होता है, उसके जो कण होते हैं वो टूटते हैं, तो प्राथमिक चट्टान का निर्माण होता है, प्राथमिक सेल का या प्राथमिक मिट्टी का निर्माण होता है, वो सी लेयर में होता है। ठीक है, भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण। तो भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1953 में एक एसोसिएशन का निर्माण किया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अखिल भारतीय भूमि उपयोग व मृदा सर्वेक्षण संगठन के द्वारा भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? मृदा के निर्माण की प्रोसेस, कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से कारक उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, मृदा का कलर किस प्रकार का है, जैसे रेड मृदा है या ब्लैक मृदाएं हैं या फिर पीली मृदाएं हैं। इसी प्रकार से कलर के आधार पर प्रभावित होती है किसी स्थान की मृदाएं, तो इसी प्रकार से वर्गीकरण किया है कलर के आधार पर। नेक्स्ट है संयोजन या फिर संगठन, कि मृदा में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं या फिर सेलें होती हैं उनके आधार पर बांटा गया है। या फिर मृदा की लोकेशन क्या है, किसी स्थान की मृदाएं जैसे पर्वतीय मृदाएं हैं या फिर पठारी हैं या मैदानी है या फिर शुष्क क्षेत्र की मृदाएं हैं। इस प्रकार से 4 गुणों के आधार पर मिट्टी को 8 भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये मेजर सॉइल हैं, 8 भाग नहीं है। देख लेते हैं, ये ब्लैक आपको एरिया दिखाई दे रहा है दक्कन के पठार पर, तो यहां पर मिलती है काली मृदा। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में मिलती हैं शुष्क मृदाएं। ठीक है, जो व्हाइट कलर में हमें दिखाई दे रही है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पठारी मृदा है वो लाल मिट्टी है। सबसे ऊपर वाली मृदा जो कि आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है वो पर्वतीय मृदा है। पिंक कलर में लेटेराइट मृदा है। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और कहां कहां ये फैली हुई हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं या वितरण, हम एक बार फिर से देखेंगे। यहां देखिए, आप कलर के हिसाब से देख सकते हैं कि भारत में मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से हैं। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो या फिर शुष्क मृदाएं हैं या लवणीय हैं। भारत में मिट्टी के जो प्रकार हैं वो 8 भागों में विभाजित है भारतीय मिट्टियां। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। इसी के साथ एक बात और नोट कर लो, भारतीय मृदा संस्थान, ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल में अवस्थित है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर है वो भोपाल में है और इसके साथ ही भारत कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में अवस्थित है। तो भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला वाला है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे विस्तृत भाग पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा बनती है या किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो नदी के अपरदन के द्वारा या फिर निक्षेपण के द्वारा निर्माण होता है किसका? जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, नेक्स्ट देखें, लाल और पीली मृदा का निर्माण है वो ऑलरेडी धरातल के ऊपर जो खनिज विद्यमान होते हैं और वहां पर नमी के अंश अधिक होते हैं, यानी वर्षा जब अधिक होती है और धरातल में लोहे की उपस्थिति होती है तो ऐसे में मृदा का कलर है वो लाल हो जाता है, यानी पठारी जो मृदा है वो लाल मृदा है। ठीक है, इसके बाद है ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी,
तो काली मिट्टी का निर्माण है वो ज्वालामुखी के द्वारा होता है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी है वो लाल मिट्टी का ही रूप है, लेकिन जब वर्षा की मात्रा अधिक होती है और इसके साथ में ही शुष्क दौर भी आते हैं, तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि खनिज है वो घुलकर धरातल के अंदर चले जाते हैं और भुरभुरी जो मिट्टी है यानी ईंट के जैसी दिखाई देने वाली जो मिट्टी होती है, ईंट के जैसी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। तो ये भी पठारी क्षेत्र में ही पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। लवणीय या फिर क्षार युक्त मिट्टी ये कहाँ मिलती है? जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पर जब ज्वार आते हैं यानी ज्वारीय तरंगे यहाँ पर प्राप्त होती हैं, तो समुद्र का जल है वो हमें तट के ऊपर प्राप्त होता है और इसके कारण से ही तट के ऊपर लवणीय या फिर क्षार युक्त मृदा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि मरुस्थल के अंदर मिलने वाली यानी डेजर्ट में मिलने वाली जो मृदा होती है वो मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। नेक्स्ट है वनों वाली मृदा या फॉरेस्ट सोइल, जहां पर वनों का आवरण अधिक होता है। ठीक है, इस मिट्टी में जीवांश अधिक होते हैं, वनों वाली मृदा कहलाती है, फॉरेस्ट सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट देखिए पीट या फिर दलदली मृदा। तो ये कहाँ मिलेगी आपको? जिन स्थानों पर दलदल होता है, ठीक है, वहां पर दलदली मृदाएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे भारत में मैंग्रोव जो क्षेत्र है वहां पर दलदली क्षेत्र मिलता है और भारत के कच्छ के रण में पीट या दलदली मिट्टियों की प्राप्ति होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये वितरण दिखाया हुआ है, पहले हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? एक निक्षेपण से प्राप्त हुई मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा उड़ेल कर जिसका निर्माण हुआ है वो मृदा क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो किससे बनी है? निक्षेपण से बनी है, नदी के निक्षेपण के द्वारा। ठीक है, तो नदी के निक्षेपण के द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वो नदी के द्वारा होता है और जलोढ़ मिट्टी पश्चिम में पंजाब से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा तक। कैसे? देखिए पश्चिम में पंजाब से लेकर के यानी सिंध का जो मैदान है, सिंधु नदी का जो अपवा तंत्र है वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के अपवा तंत्र तक मिलने वाली मृदा का नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपने अपरदयित जो खंड होते हैं उनका क्या करती हैं? निक्षेपण करती हैं और उसी के कारण से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उर्वर मिट्टी है। उर्वर मिट्टी का अर्थ होता है कि जिसमें सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो इसमें सभी प्रकार की फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। यहां देख लेते हैं, हल्की भूरे रंग की ये मृदा होती है। 75 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे ये आवर्त करती है। तो इस मिट्टी में जीवांश की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसी के कारण से ये मिट्टी कैसी होती है? उर्वर होती है। और उर्वर होने के कारण से यहाँ गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू है, व तिलहन है या फिर दलहन है, सब्जियां हैं या फिर फल हैं, सभी प्रकार की कृषि है वो की जा सकती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? यहाँ देखिए 3 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी भी। तो पुरातन जलोढ़ जिसे क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। तो नदी जब अपना निक्षेपण करती है, जब पर्वतीय भागों से नीचे उतरती है तो अपने साथ लाए हुए तलछट का क्या करती है? जमाव करती है। तो जो पुराने जमाव किए हुए बाढ़ के मैदान हैं उन्हें कहा जाता है बांगर मिट्टी। ठीक है, यहां पर क्या होता है? नदियों में आने वाली बाढ़ का पानी ऊंचाई के कारण से इन तक पहुंच नहीं पाता है और नदी जल की प्राप्ति नहीं होने के कारण से धरातलीय ऊंचाई
और जल तल के नीचा होने के कारण से यहाँ सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये जो क्षेत्र है बांगर क्षेत्र, ये कम उपजाऊ क्षेत्र होता है बजाय की खादर मिट्टियों के। ठीक है, तो खादर जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मैदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नदी ने नया निर्माण किया है किसका? बाढ़ के मैदान का। ठीक है, तो इसी के कारण से बहुत ही बारीक और महीन कण जो कि नदी ने अभी क्या किए हैं? निक्षेपित किए हैं। तो ऐसे खंड जो होते हैं या ऐसे स्थान जो होते हैं वो सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं। तो नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है जिसको क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी कहा जाता है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और नवीन बाढ़ के मैदान होते हैं ये क्षेत्र। यहाँ पर जब नदी क्या कर रही है, अभी भी नदी का मार्ग उसी स्थान पर है, तो इसी के कारण से यहाँ पर जल की प्राप्ति भी अधिक होती है। इसके बाद है देखिए अति नूतन जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बड़ी नदियों के जो डेल्टा हैं उन्हीं क्षेत्रों में सिर्फ प्राप्त होती है। तो ये मिट्टी दलदली और नमकीन प्रवृत्ति की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वहां पर नदी क्या करती है, अब समुद्र में जब विलीन होती है उससे पहले अपने जो मार्ग में लाई हुए जो तलछट होते हैं, अपने साथ में जो निक्षेपित हैं जो खंड हैं, उन्हें क्या करती है? जमाव करती है। उन्हीं के कारण से वहां पर पानी होता है और इसी के कारण से यहाँ की मिट्टी जो होती है वो दलदली होती है। तो इस मिट्टी में क्या होता है? गन्ना, जूट आदि फसलों का, पटसन, जूट वगैरह का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाल मिट्टी के बारे में या फिर पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? ये चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। ठीक है, यहाँ की बेसिक रॉक्स ही इस प्रकार की हैं कि जिनसे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये मिट्टी अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती है, पठारी क्षेत्र की मृदा है। ठीक है, तो ये पठारी क्षेत्र की मृदाएं हैं लाल मिट्टी। और इसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लौह तत्व की उपलब्धता अधिक होने के कारण से, और वहां मिट्टी लगभग पूरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूं, चावल, बाजरा, दालें, तिलहन, दलहन, कपास आदि की कृषि की जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के ऑक्साइड और जंग के लगने के कारण से मिट्टी का कलर है वो रेड हो जाता है। हाइड्रेटेड रूप में होने के कारण से ये पीला रंग भी दिखाई देता है। किसका? रेड सॉइल का। तो कहाँ कहाँ ये पाई जाती है इसका वितरण देख लेते हैं। तो उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार महाराष्ट्र में और मैसूर क्षेत्र में तथा वेस्ट बंगाल और एमपी वाला जो एरिया है वहां पर लाल मिट्टी की प्राप्ति अधिक होती है। पीली मिट्टी, तो पीली मिट्टी लाल मिट्टी का ही अंश होती है, लाल मिट्टी का ही भाग होती है। तो भारत में केरल जो राज्य है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में पीली मिट्टी प्राप्त होती है। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और साथ में ही उस मिट्टी में अधिक वर्षा हो जाती है, तो वर्षा के कारण से लाल मिट्टी में रासायनिक तत्व आ जाते हैं। इसी वजह से उस मिट्टी का कलर है वो येलो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो केरल क्षेत्र में पाई जाती है पीली मृदा। इसी के साथ में देखिए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? ज्वालामुखी क्रिया के कारण। तो काली मिट्टी में यह विशेषता है कि नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। ठीक है, इस मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन कपास का किया जाता है। इस मिट्टी का अन्य नाम रेंगूर मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। तो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा के कारण से हुआ है। तो लावा प्रदेश में ये पाई जाती है। जिन स्थानों पर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है वहां पर लावा के जमाव के कारण से काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों और लावा के प्रवाह से बनी है। दक्कन के पठार पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी दिखाई पड़ती है। तो लोहे की, ठीक है, इस मिट्टी की विशेषता होती है कि स्वतः जुताई
इस मिट्टी में हो जाती है। और इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, अर्थात बारीक कण होते हैं। यहाँ एक बात और देख लीजिए कि मृदा के कणों के आधार पर भी मिट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कैसे? मिट्टी के सबसे बारीक जो कण होते हैं वो मृत्तिका कहलाती है। जब मृत्तिका से बड़े कण होते हैं तो वो कहलाता है सिल्ट, जिसे आप कहते हैं गाद। ठीक है, सिल्ट के बाद होता है बालू मिट्टी, या फिर जिसे आप कहते हैं सैंड। ठीक है, और सबसे मोटे जो कण होते हैं वो बजरी के कण होते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी, मृत्तिका, या फिर जिसको आप क्ले कहते हैं, ठीक है, तो क्ले के कण हैं वो सबसे बारीक होते हैं। उसके बाद जो मोटे कण होते हैं वो सिल्ट या गाद होती है। उसके बाद वाले कण होते हैं वो बालू के कण होते हैं, और सबसे मोटे कण हैं वो बजरी के होते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी के कण जितने बारीक या महीन होते हैं उसमें नमी धारण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, यानी पानी को वो मिट्टी सोख लेती है। तो देखो, यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। कौन? काली मिट्टी। सब इसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के कारण से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी की प्रोसेस के बाद में क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है धरातल से, और जब धरातल के ऊपर वो प्राप्त होता है मटेरियल, उसे कहा जाता है लावा। तो लावा के द्वारा निर्मित ये मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो लावा प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर उत्पादन सर्वाधिक किसका है? कपास का। और यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा, स्वतः जुताई इसकी विशेषता है। तो स्वतः जुताई क्या होती है? जब इसके कण काली मिट्टी के कैसे होते हैं? बारीक होते हैं। ऐसी मिट्टी में जब पानी ऐड होता है तो हल चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यहाँ पर कपास का उत्पादन है वो सर्वाधिक किया जाता है। तो ये कहाँ मिलती है? भारत के दक्कन के पठार पर ये मृदाएं हमें प्राप्त होती है। कहां पर? ये वाला एरिया। ठीक है, तो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो एरिया है, यहां पर सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। तो देखिए, ये मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों और लावा के प्रवाह के कारण से बनी है। ये दक्कन के जो पठार है वहां पर प्राप्त होती हैं, बता दिया है मैंने आपको। इसमें चूना और मैग्नीशियम तथा लोहे के कण हैं वो अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक और नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि इस मिट्टी में जीवांश नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं जीवांश यहाँ पर? क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण है वो आंतरिक कारणों से हुआ है। ठीक है, लावा के जमाव के कारण से हुआ है, और लावा में जीवों के अंश नहीं होते हैं। आंतरिक भाग से जीवों के अंश प्राप्त नहीं होते हैं, और इसी के कारण से यहाँ की मिट्टी में जीवांश नहीं होते हैं। ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, और कभी कभी इस मिट्टी में गन्ना, गेहूं और मूंगफली आदि की कृषि भी की जा सकती है। तो ये काले कपास की मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण है वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने के कारण से होता है। ठीक है, यहाँ पर जिन स्थानों पर शुष्क मौसम होते हैं, यानी बारिश होती है लेकिन उसके साथ में ही शुष्क दौर भी यहाँ जिस स्थानों पर आते हैं, तब किसका निर्माण होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी भी लाल मिट्टी की तरह ही होती है। इनमें अंतर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। पहले लाल मिट्टी कैसी होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण से रेड मिट्टी का कलर क्या होता है? रेड होता है। इसी प्रकार से जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसका कलर भी कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण से इस मिट्टी का कलर कैसा होता है? रेड ही होता है। लेकिन ये लाल मिट्टी से अलग कलर होता है, ईंट के जैसा कलर इसका होता है। जिस प्रकार से भवन निर्माण में काम आने वाली ईंटें होती हैं वो कलर होता है लेटेराइट मिट्टी का। तो देखिए, ये देखने में लाल मिट्टी की तरह ही लगती है, किंतु उसमें उपजाऊ मिट्टी
ये उससे कम उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी जो लाल मिट्टी होती है उससे कम उपजाऊ मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर क्या होता है कि बारिश तो अधिक होती है, लेकिन इसके साथ में ही यहाँ पर शुष्क दौर भी आते हैं, तो ऊंचे स्थानों पर ये मिट्टी मिलती है, पठारों में ही मिलती है, पठारी क्षेत्र की ही मृदा है, लाल मिट्टी की भांति ही है, लेकिन ये पठारी क्षेत्र के ऊंचे भागों में ये मिट्टी का निर्माण होता है। ऐसे स्थानों पर क्या होता है, पतली और कंकड़, इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। ये मिट्टी एग्रीकल्चर लायक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ इस मिट्टी में किसका उत्पादन अधिक होता है, इस मिट्टी में फिर भी काजू, चाय, कॉफी, कहवा का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो देखिए ये कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा के भाग में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। राजमहल, छोटा नागपुर का पठार वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार अधिक मिलता है, ठीक है, उत्पादन अधिक किया जाता है। और इस मिट्टी का यूज है वो भवन निर्माण के लिए, जो बनाई जाने वाली ईंटें हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी में पोर्स होते हैं, पोर्स क्यों होते हैं, यानी ये छिद्रमयी जो मृदाएं हैं ऊंचे भागों पर मिलती हैं, और इस मिट्टी में जो छोटे छोटे कण या फिर मोटे कण अधिक दिखाई पड़ते हैं, यानी ये मिट्टी के कण हैं वो असंगठित होते हैं, इसी के कारण से यहाँ के जो मिनरल्स होते हैं वो घुल करके नीचे चले जाते हैं, और इसी के कारण से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें निक्षालन किस प्रकार से होता है, यहाँ दे रखा है कि इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, और निक्षालन अधिक होता है। तो ये निक्षालन क्या होता है, यहां पर लोहा और एल्यूमिनियम को छोड़ करके बाकी सारे जो खनिज हैं, यानी चूना और सिलिका, घुलकर कहाँ चले जाते हैं, धरातल की निचली परत में चले जाते हैं, और निचली परत में जाने के कारण से यहाँ लोहे की और एल्यूमिनियम की अधिकता हो जाती है, और चूना तथा सिलिका की कमी के कारण से इस मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है, ठीक है, और इसी के कारण से इस मिट्टी को निक्षालित मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर निक्षालन की प्रोसेस है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। निक्षालन की प्रक्रिया के कारण से ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, नहीं तो ये लाल मृदा ही होती है। नेक्स्ट देखिए लवणीय मृदा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये लवणीय मृदा है, यानी इसमें लवणों का या फिर खनिजों की अधिकता है वो अधिक मिलती है। तो इस मिट्टी में घुलनशील जो लवण है उनकी बहुलता के कारण से पौधों का विकास है वो बाधित होता है, इसलिए ये मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इसलिए इस मिट्टी में लवण प्रतिरोधी फसलें हैं उनको उगाया जा सकता है, यानी फसल चक्र यहाँ पर अपनाया जाता है, इसी के कारण से ये मिट्टी है ये समृद्ध हो सकती है, अर्थात इसका यूज किया जा सकता है। इस मिट्टी में देखिए ज्वार, बाजरा, जई यानी लवणीय मृदा में सरवाइव करने वाले पौधे हैं उनका या फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इस मिट्टी का अन्य नाम थूर, रेह या फिर कल्लर या फिर चौपन मृदा कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो लवणीय मृदा है वो गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। फसलों के लिए ये मृदा उपयुक्त नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें लवण अधिक होते हैं। इस लवणीय मृदा का पीएच मान है वो कम होता है। देखिए पीएच मान का मतलब होता है हाइड्रोजन सामान्यतः एक फसल उगाने के लिए नॉर्मल मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 6.0 से लेकर के 7.0 होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं कि जो फसली मृदा है या फिर कृषि के लिए उपयोगी मृदा है उसका पीएच मान 6.0 से लेकर के 7.0 तक
होना चाहिए। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रे मिट्टी या फिर ऊसर मिट्टी या फिर कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है। तो जिस क्षेत्र में जल की निकासी की सुविधा नहीं पाई जाती है उस क्षेत्र में क्षारीय मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम की अधिकता जिस मिट्टी में होती है उस मिट्टी को रेह या फिर कल्लर मिट्टी कहा जाता है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय मिट्टी का निर्माण है वो समुद्र तटीय मैदानों में अधिक किया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर इसमें कम पाई जाती है। तो तटीय जो क्षेत्र है, तटीय जो एरिया है जहां पर नमकीन या फिर लवणीय मृदा पाई जाती है, तो गुजरात वाला जो एरिया है वहां पर सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मृदा। ठीक है, इसमें केशिका क्रिया होती है। जो लवणीय मिट्टी होती है उसमें केशिका क्रिया के कारण से भूमिगत जो लवण होते हैं वो धरातल के ऊपर प्राप्त होते हैं और उसी के कारण से मिट्टी अनउपजाऊ होती है। तो इस मिट्टी का जो वितरण है वो राजस्थान में, गुजरात जिसमें सर्वाधिक मैंने बताया ही है आपको। ठीक है, खंबात की खाड़ी में इस मृदा का विस्तार अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी में शुष्क मिट्टी पाई जाती है, शुष्क मृदाएं यहां पर पाई जाती हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं? जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो। ठीक है, यानी भारतीय जो मरुस्थल है वहां पर 15 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ऐसे क्षेत्रों की मृदा है वो शुष्क मृदाएं कहलाती हैं। इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? लाल से लेकर के भूरे रंग की ये मृदाएं होती हैं। इन मिट्टियों की जो संरचना है वो रेतीली है, यानी बालू के विस्तार यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, इसलिए छिद्रपूर्ण और इसमें नमी की मात्रा है वो कम पाई जाती है। और इस प्रकार की मिट्टियां होती हैं वो नमकीन प्रवृत्ति वाली मिट्टियां होती हैं। वनस्पति की अनुपस्थिति यहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि वर्षा की प्राप्ति जिन स्थानों पर कम होती है वहां पर वनस्पति का आवरण है वो कम देखने को मिलता है। तो शुष्क जलवायु होने के कारण से यहाँ की मिट्टियां हैं वो शुष्क मिलती हैं। ठीक है, केशिका क्रिया होने के कारण से भी यहाँ पर मृदा में लवणता अधिक पाई जाती है, खारीपन अधिक होता है। ठीक है, लवण अधिक पाए जाते हैं इन मिट्टियों में। तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ के रण से दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में मिलती है। तो मरुस्थल का विस्तार जहां जहां होगा वहां पर ही इन मिट्टियों का विस्तार मिलता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में रेत और बजरी से निर्मित कण पाए जाते हैं। इसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसी के कारण से ये मृदा उपजाऊ कम होती है। ठीक है, अब देखिए ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसका कलर है वो लाल से भूरा कलर होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति नहीं मिलती है और जीव कम मिलते हैं। ठीक है, सिंचाई और उर्वरक की आवश्यकता इन मिट्टियों में अधिक पड़ती है। यहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन किया जा सकता है अगर सिंचाई की उपलब्धता हो। ठीक है, तो सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है, जैसे बाजरा, दलहन या फिर चारा फसलों का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पर्वतीय मृदाएं या फिर वनों वाली मिट्टी। तो वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहां पर वन वाली मृदा या फिर पर्वतीय मृदाएं पाई जाती हैं। तो फॉरेस्ट कहाँ है?
हिमालयी क्षेत्र में ये मृदाएं पाई जाती हैं। इनका विस्तार 3 लाख वर्ग किलोमीटर वाले एरिया में दिखाई पड़ता है। जीवांश की मात्रा इन मिट्टियों में अधिक होती है। फास्फोरस, पोटास और चूना की यहाँ इन मिट्टियों में कमी पाई जाती है। यहाँ पर उत्पादन किसका होता है अधिक? सेब का, नाशपाती और चाय की खेती यहाँ पर की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मृदा है वो पीट या फिर दलदली मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में ज्यादातर जैविक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि ये मृदाएं हैं वो आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो दलदली क्षेत्र कहाँ है भारत में? उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है, या फिर सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र है, या फिर तमिलनाडु का दक्षिण पूर्वी तट है, या फिर केरल का जो तट है जहां पर तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र की जो मृदाएं होती हैं उन्हें पीट या फिर दलदली मिट्टी कही जाती है। ठीक है, कहा जाता है। तो तराई जो क्षेत्र होते हैं वहां की मिट्टी होती है वो दलदली मिट्टी या फिर पीट मिट्टी कहलाती है। तो मैंग्रोव जो क्षेत्र है, भारत के मैंग्रोव क्षेत्र यानी सुंदरवन का जो डेल्टाई क्षेत्र है, और दूसरा कहाँ है? गुजरात के जो मैंग्रोव क्षेत्र वाले वन जहां मिलते हैं वहां पर दलदली या फिर पीट मृदाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। इन मिट्टियों में पटसन और जूट का उत्पादन अधिक किया जाता है। तो समुद्र तट जहां होता है उसके किनारों वाले भाग पर पीट या दलदली मृदा मिलती है। अब देखिए किस प्रकार की मृदा में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन अधिक होता है। तो जलोढ़ मिट्टी में गहन खेती, अर्थात इस मिट्टी में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। गेहूं, चावल, गन्ना, सभी फसलों का, यानी गहन खेती का अर्थ है कि इसमें सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें जीवांश भी होते हैं, इसमें खनिजों के अंश भी होते हैं और यहाँ की मिट्टी में नमी भी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किया जा सकता है सभी फसलों का। ठीक है, इसके बाद आती है काली मिट्टी, जो कि कपास का उत्पादन अधिक करती है। ठीक है, तो कपास का उत्पादन किस में अधिक होता है? का होता है, कपास का होता है। लाल मिट्टी जो है उसमें धान का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। वन वाली जो मिट्टी होती है उसमें क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स का उत्पादन है वो अधिक किया जाता है, जैसे काजू है या फिर कॉफी है या फिर मसाले हैं। ठीक है, मरुस्थली जो मिट्टी है या शुष्क जो मिट्टी है वहां पर मोटे अनाज का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, जो इसके बाद देखिए लवणीय जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ होती है। यहाँ पर आंवला और अमरूद का उत्पादन किया जा सकता है। अब देखिए जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इसमें किन किन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है और इसमें पाए जाने वाले खनिज हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वो 43.4% जो भाग है वो कवर करती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है यानी जो विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का, वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है। इसके साथ ही समुद्र तटीय जो क्षेत्र है जहां पर नदी अपना जल गिराती है तो वहां पर भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन सी फसलों का यानी गहन कृषि इसमें की जा सकती है, जैसे आलू, गेहूं, धान, गन्ना, तिलहनी व दलहनी सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन इसमें किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, तो इसमें पोटास और चूने की अधिकता होती है। नेक्स्ट आती है लाल मृदा सेकंड नंबर पे।
जिसका क्षेत्र कितना है, 18.6% भाग है वो कवर करती है भारत का। लाल मृदा जो पठारी क्षेत्र की मृदा है, ठीक है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश का भाग है, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें गेहूं, कपास, मूंगफली, केला और तंबाकू, रागी, ज्वार, मक्का, इन सभी का उत्पादन किया जा सकता है। और लाल जो मिट्टी होती है उसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, लोहे के तत्वों की प्रचुरता यहाँ पर पाई जाती है और लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से यहाँ मिट्टी का कलर है वो रेड होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी देश के 15.24% भाग को कवर करती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और लावा वाला क्षेत्र यानी ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र है वहां काली मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है। तो काली मिट्टी में पहले भी पढ़ चुके हैं कि कपास का उत्पादन तो होगा सर्वाधिक, उसके साथ ही गेहूं का, सोयाबीन का, चने का और ज्वार का यानी दलहनी फसलें भी वहां पर उत्पादित की जा सकती हैं। तो यहाँ की मिट्टी में पोटास और चूने तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है। फोर्थ नंबर पे आती है लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी लाल मिट्टी का ही भाग होती है, लेकिन इसमें वर्षा की कमी के कारण से लेटेराइट मिट्टी जो है वो कैसी होती है, पठारी क्षेत्र में जो ऊंचे भाग होते हैं वहां पर पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा के पर्वत पदीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो रबड़, कॉफी, झाड़ी नुमा वृक्षों की यहाँ पर अधिकता होती है। तो झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं उनका उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है, ठीक है। तो लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है यहाँ पर, ठीक है। चूना और सिलिका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निक्षालन के कारण से नीचे चले जाते हैं, तो मृदा की निचली लेयर में चले जाते हैं और ऊपर क्या रह जाता है, लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट देखिए मरुस्थलीय मृदा होती है, डेजर्ट वाली सॉइल है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। इसमें मोटे अनाज का उत्पादन अधिक किया जाता है, जिसमें जौ, सरसों भी ऐड होता है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनका उत्पादन अधिक किया जाता है। इसमें लवण का, लवणीय जो खनिज होते हैं या फिर फास्फोरस होता है, ठीक है, या फिर कैल्शियम होता है, इसकी अधिकता होती है मरुस्थलीय मृदा में। नेक्स्ट आती है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है, या फिर वनीय मृदा, जिनमें जीवांश की अधिकता होती है। तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिमालयी रीजन है वहां पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जिसमें सेब, नाशपाती और आलू का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में पोटास और फास्फोरस की अधिकता होती है। नेक्स्ट है भारतीय मिट्टी। यहां पर पाई जाती हैं पर्वतीय मिट्टियां या फिर वनीय मृदा। अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। इसके साथ में ही जो शुष्क मृदाएं हैं वो दक्षिणी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का लगभग एरिया इसी में कवर होता है। तो शुष्क मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, यानी इसको आप लवणीय मिट्टी कह सकते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी के साथ देखिए जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है, पश्चिम में पंजाब से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, सिंध का जो बहाव क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है। इसी के साथ यहाँ है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक वाला एरिया है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ देखिए लाल मिट्टी। तो ये लाल मिट्टी का विस्तार है वो पठार के ऊपर पाया जाता है, पठारी क्षेत्र में ये मिलने वाली मृदा है लाल मिट्टी।
इसके साथ देखिए जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो तटीय प्रदेश में भी पाया जाता है। इसी के साथ में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है वो लाल मिट्टी के साथ में ही पठार के ऊंचे जो भाग होते हैं वहां पर लेटेराइट मिट्टी दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है मैंग्रोव जो वनस्पति है, वहां के जो एरिया है वहां पर पाई जाने वाली मिट्टी है उसका प्रकार है पीटमयी। देखते हैं भारतीय मिट्टियों की समस्याएं। तो भारतीय मिट्टियों की क्या समस्याएं हैं? मृदा अपरदन एक समस्या है। ठीक है, तो वर्तमान समय में हमारे देश में निम्न समस्याएं भी अपरदन के अलावा और भी समस्याएं हैं, देख लेते हैं। तो सबसे मुख्य समस्या है वो मृदा अपरदन है। अपरदन क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, कटाव होना और नदी के द्वारा या फिर पवन के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का उड़ जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा की जो ऊपरी लेयर है जो कि उपजाऊ है, जिसको हमने ए परत कहा था, उसका क्या हो जाना? उड़ जाना या फिर बह जाना। ठीक है, तो ऊपरी लेयर का उड़ जाना या फिर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ये एक समस्या है। इसके बाद देखिए जल का जमना। ठीक है, तो जल का जमना अर्थात समुद्र वाला जो एरिया होता है, तो समुद्री जो जल प्राप्त होता है और नमकीन होता है वो जल, इसी के कारण से उस जल का जो जम जाना है वो भी एक समस्या है। इसी के साथ में ही जो बर्फ वाला जो एरिया है वहां पर जल का जमना भी एक समस्या है। इसी के साथ अम्लीय और लवणीय तथा क्षारीयता। ठीक है, जल में नमकीन अधिक होना या जल में अम्ल के अंश अधिक होना, यानी खनिजों की कमी होना या खनिजों की अधिकता अधिक होना, मिट्टी की उर्वरता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये एक समस्या है। इसी के साथ में भूमि कैसी हो जाती है? उर्वरता कम होने के कारण से बंजर भूमि हो जाती है, जिसमें उत्पादन कम होता है। इसके साथ में देखिए मरुस्थलीकरण अधिक होने के कारण से या तापमान बढ़ने के कारण से जो मिट्टी है वो कैसी हो रही है? शुष्क मृदाएं हो रही हैं और इसी के कारण से फसलों का उत्पादन है वो कम होता है। इसके बाद देख लेते हैं मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण किया जाना। ठीक है, तो खनन कार्य है या फिर भूमि का बार बार फसलों का बोया जाना, एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन किए जाने के कारण से भी भूमि का है वो अत्यधिक शोषण होता है, अर्थात भूमि में उर्वरता की कमी आती है। तो मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव एवं बचाव। तो क्या होता है मृदा अपरदन? तो सरफेस की जो ऊपरी लेयर है उसका उड़ जाना या फिर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये जो अपरदन है वो किस किस कारण से होता है? जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। तो जल अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन से रहेंगे? नदी वाला एरिया, यानी पर्वत का जो पदीय क्षेत्र है, यानी शिवालिक और हिमालयी पर्वत का जो ढलान है दक्षिण वाला, उसमें क्या होता है? अधिक जल अपरदन होता है। तो चंबल, यमुना एवं चंबल की नदी घाटी, तो चंबल नदी है वो सर्वाधिक विख्यात है या फिर कुख्यात है जल अपरदन के कारण से। ठीक है, तो जल अपरदन अधिक करती है चंबल घाटी। बेडलैंड टोपोग्राफी के कारण से नाम से जानी जाती है कि यहाँ पर उत्खात भूमि का निर्माण करती है चंबल नदी। तो उत्तर पूर्वी जो भारत है वो जल अपरदन के लिए कुख्यात क्षेत्र है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश का वज्र भूमि क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है वो नदी अपरदन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो जिम्मेदार कारक है वो नदी है इस जल अपरदन में। तो वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट है वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। तो ये स्थान कहाँ है? मरुस्थल में ये क्षेत्र पाया जाएगा।
मरुस्थल वाले एरिया में क्या होता है कि पवन प्रक्रम कार्य करता है, अर्थात हवा है वो धरातल के ऊपरी लेयर है उसको उड़ाकर दूसरे स्थान पर जमा करती है या फिर निक्षेपित करती है। तो ऐसा कार्य है वो कहाँ होता है, मरुस्थली क्षेत्र में होता है, यानी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन है जिसमें ये समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, वायु और जल दोनों के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कहाँ का है। तो भारत के मैदानी भागों में वर्षा ऋतु जब आती है तो जल के द्वारा अपरदन होता है, और जब शुष्क मौसम होता है तो वहां पर वायु अपरदन के द्वारा मृदा का कटाव होता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन के कारण क्या क्या है, जब तीव्र बारिश होती है या मूसलाधार वर्षा होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मृदा है वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, मिट्टी का कटाव होता है। इसके बाद देखिए, तीव्र वायु किसी स्थान पर अगर बह रही है तो मृदा की ऊपरी लेयर को वो उड़ाकर लेकर जाती है, इसके कारण से मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट देखिए, भूमि का ढाल अगर तीव्र है तो वहां पर चलने वाली जो नदी है या फिर लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी का हल्कापन। ठीक है, मिट्टी अगर हल्की है तो उसके कारण से भी पवन उसे आसानी से उड़ाकर ले जा सकती है और इसी से मृदा का अपरदन अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, वनों की कटाई जिन स्थानों पर होती है, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, और जिन स्थानों पर वनों की कटाई अधिक होती है तो मिट्टी के कण हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और या तो नदी के द्वारा या वर्षा के द्वारा या फिर पवन के द्वारा वो अपरदन की क्रिया अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, अतिचारण के कारण से, यानी पशुओं का अधिक चारण करने से, ठीक है, पशुओं का चारण या फिर अत्यधिक पशु चारण के कारण से, ऐसे स्थानों पर जहां पर पशुचारण का कार्य अधिक होता है तो वहां पर जो जीव होते हैं या फिर पशु होते हैं उनके जो खुर होते हैं या फिर पैर होते हैं उनके द्वारा मिट्टी का कटाव है वो अधिक हो जाता है, जिस कारण से मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अवैज्ञानिक कृषि जैसे ढाल के समानांतर कृषि की जुताई या फिर फसल चक्र का न अपनाना, अधिक सिंचाई करना या फिर उर्वरकों का अधिक प्रयोग जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। कैसे, जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ढाल के समानांतर कृषि करना, या फिर देखिए फसल का जो उत्पादन किया जाता है तब उसमें कुछ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है और बार बार एक ही फसल का उत्पादन किसी स्थान पर किया जा रहा है तो वो अपने जो पोषक तत्व जो उसे लेने होते हैं फसल को वो मिट्टी से प्राप्त कर लेती है, और ऐसे में वहां पर खनिजों की कमी हो जाती है और नेक्स्ट बार उसका उत्पादन है वो कम होता है, तो मिट्टी में उर्वरता कम हो जाती है। तो फसल चक्र का अर्थ होता है कि एक बार जिस फसल का उत्पादन किया नेक्स्ट बार फसल को बदल कर बोया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन स्थानों पर अत्यधिक सिंचाई की जाती है वहां पर रे या कलर की समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, झूम कृषि। तो झूम कृषि स्थानांतरी कृषि का नाम है। स्थानांतरी कृषि क्या होती है, स्थान को बदलकर कृषि करना। इसमें क्या होता है कि वनस्पति को काटकर या फिर जलाकर कृषि की जाती है, तो ये आदिवासी समुदाय द्वारा की जाने वाली कृषि है। भारत में इस स्थानांतरी कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकास कार्य जैसे कि सड़क का निर्माण करना या खनिजों की खुदाई करना या फिर बांध का निर्माण करने के कारण से मृदा का अपरदन होता है या मृदा का क्षरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। तो देखिए, वृक्षारोपण यानी वृक्षों का बंजर भूमि में या फिर नदियों के किनारे पर सर्वाधिक उगाए जाने के कारण से मृदा अपरदन पे रोकथाम की जा सकती है। कैसे, तो अभी बताया आपको कि जो मिट्टी को बांधे रखती हैं वृक्षों की जड़ें, इसी के कारण से जो नदियों के किनारे पर अगर वृक्ष लगाए जाएंगे तो मिट्टी का कटाव है वो
कम होता है। नेक्स्ट देखिए, अतिचारण या फिर अत्यधिक जो पशुचारण है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, या फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। जल के जो स्पीड से फ्लो करता है, नदी स्पीड से फ्लो कर रही है या फिर कोई जल है वो जो तीव्र गति से चल रहा है, उसके मेड़बंदी की जानी चाहिए, जिसके कारण से मिट्टी का कटाव है वो कम होता है। पहाड़ी जो ढलान होते हैं उस पर समुच्च रेखीय जुताई की जानी चाहिए, अर्थात सीढ़ी नुमा ढाल बना करके कृषि की जानी चाहिए, जिसके कारण से ऊपर से प्रवाह करने वाला जो जल है वो उस लेयर के ऊपर ही रहेगा, वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो ऐसे में समुच्च रेखीय जुताई है वो उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखिए, ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना। तो जिस प्रकार से ऊंचे और नीचे प्रदेश हैं उनको क्या किया जाए, समतल भूमि बनाया जाए। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरित कृषि जो है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे कि मृदा का क्षरण है वो कम हो। नेक्स्ट, पट्टीदार कृषि अपनाना। ठीक है, तो फसल का फेरबदल करके उत्पादन किया जाना चाहिए, उसके कारण से मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। कृषि भूमि है उसको परती या फिर खाली छोड़ देना चाहिए। तो कम से कम 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपने पुराने रूप में जा सके या फिर उसके खनिज हैं वो वापस से रिकवर हो सके। तो भूमि को वनस्पति का जो आवरण है वो अधिक होगा और उसके कारण से उसमें जीवांश की उपस्थिति होगी, ऐसे में मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, उर्वरक और सिंचाई द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है, जैसे कि जीवाश्म जो खाद हैं या फिर ह्यूमस की मात्रा या फिर जीवाश्म जो खाद हैं उसका प्रयोग करके मृदा को उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे, यानी मृदा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, पहले तो ये बताइए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, कहाँ है? के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं वो बांटी गई हैं या वर्गीकृत की गई हैं, कितने प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं? तो 8 मिट्टियां पाई जाती हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व से भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है भारतीय मिट्टियों को, जो फसल के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, गहन कृषि के लिए जानी जाती है, यहाँ पर सभी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, इसी के कारण से जलोढ़ मिट्टी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कहा जाता है। इसे कांप या कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है। किसी भी टॉपिक को जब हम कवर करते हैं तो उसके क्वेश्चन को जब हम देख लेते हैं तो वो कंसेप्ट है वो थोड़ा हमारा स्थायी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा अधिक भाग पर पाई जाती है भारत में? जलोढ़ मिट्टी 43%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, यानी सबसे अधिक मिट्टी पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है और सबसे कम पाई जाने वाली कौन सी है। तो ये क्रम भी ध्यान रखना, कभी आप उल्टा क्रम कर दें इसको। तो देखिए
पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या आ रही है, काली मिट्टी। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, यहां तक ठीक है। इसके बाद है काली मिट्टी और उसके बाद है लेटेराइट मिट्टी, तो ये ऑप्शन सही है। सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, नेक्स्ट लाल मिट्टी मिलती है, उसके बाद काली मिट्टी और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। तो सबसे अधिक पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है और सबसे कम पाई जाने वाली मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। उसके बाद में जो आपके 8 भाग हैं वो सभी कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ हम देखें तो मिट्टियां किसी स्थान पर अलग अलग पाई जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसके फैक्टर्स होंगे, जैसे कि यहाँ की मूल शैल हो सकती है, ठीक है, यानी वो बेसिक चट्टान हो सकती है, या फिर धरातल का उच्चावच हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, जलवायु किसी स्थान की हो सकती है ना। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है, जलवायु और संरचना की विविधता, जलवायु उच्चावच की विविधता, ऑप्शन नंबर सी जलवायु और उच्चावच की विविधता, और ऑप्शन नंबर डी जलवायु संरचना और उच्चावच की विविधता। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी जलवायु संरचना और उच्चावच की विविधता है वो किसी स्थान पर कौन सी मृदा पाई जाती है ये डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है बताइए, 2 प्रकार की। नवीन जलोढ़ की मिट्टी है उसे हम खादर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं पे मैंने लिखवाया था कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, बांगर मिट्टियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चिक्का के कण लगभग बराबर मात्रा में होते हैं तो उस मिट्टी को क्या नाम दिया गया है, ठीक है। बालू और चिक्का मिट्टी के कण, ठीक है। पीछे मैंने वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाया था कि मिट्टी की जो कण जितने बारीक होते हैं उसमें उतना ही नमी धारण करने की या नमी सोखने की कैपेसिटी है वो सर्वाधिक होती है। तो जब बालू के कण, सबसे बारीक वाली मिट्टी कौन सी होती है, जिसको मृत्तिका कहते हैं या फिर क्ले कहते हैं, तो सबसे बारीक कण होते हैं इसके। उसके बाद किसके कण होते हैं, गाद के कण होते हैं। उसके बाद बड़े कण बालू के होते हैं और उसके बाद बजरी के कण होते हैं जो सर्वाधिक मोटे कण होते हैं। तो ये मिट्टी के 4 कण पाए जाते हैं, ठीक है। जब बालू मिट्टी और चिक्का मिट्टी की मात्रा जिस मिट्टी में बराबर बराबर होती है उस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, यानी ज्वालामुखी के कारण से किस मिट्टी का निर्माण होता है बताइए, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी का। और काली मिट्टी का कलर है वो ब्लैक क्यों होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड की वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसी प्रकार से हम जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन भी कवर करते चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके साथ ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।
कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास को कौन सी मिट्टी में उत्पादित किया जाता है? ठीक है, काली मिट्टी में या फिर लाल मिट्टी में या फिर चिकनी मिट्टी में या लेटेराइट मिट्टी में। तो इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.